So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about some anti-emetic drugs. Okay. So basically vomiting का मतलब होता है emesis. Okay. So vomiting की definition देखते हैं. इजेक्शन मैटर फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ दैट इज़ नोन एज वॉमिटिंग. सिंपल सी बात है, अगर स्टमक का कोई भी कंटेंट ईसोफेगस के थ्रू माउथ से फिर से बोल सकते हैं रिट्रोपेरिस्टालसिस मतलब अपोजिट टू पेरिस्टालसिस या फिर अपोजिट डायरेक्शन में पेरिस्टालसिस हो रहा है एंड द फूड इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ एंड इज एमिटिंग आउट दैट इज नोन एज द एमेसिस या फिर वॉमिटिंग. ओके. उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? सो देर आर मल्टीपल कॉजेज सच एज फूड टॉलरेंस, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, मोशन सिकनेस, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, pain, shock, drug induced radiation and disturbances of equilibrium and middle ear affection. Okay, so different causes हो सकता है, that is like food में कुछ बैक्टीरियल या वायरल वायरस का प्रेजेंस होना, तो उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन हो सकता है कोई, फिर मोशन सिकनेस की वजह से जब हम हाई एल्टीट्यूड्स या फिर कोई भी सर्कल्स वाली या फिर कोई भी हाई स्पीड मोशन में ट्रैवल कर रहे हो तो वी कैन हैव मतलब मोशन सिकनेस, फिर पेन शॉक में, फिर पोस्ट ऑपरेटिव, फिर ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, फिर वाया सम रेडिएशंस और डिस्टर्बेंसेस इन द मिडल एयर्स. ओके. सो ये पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए what is how vomiting occurs we look to the diagram of the pathophysiology of vomiting. So रेड में आपको दिख रहा है दैट इज़ द एमेटिक सेंटर. ओके. सो बेसिकली कैसे कैसे कौन से रिसेप्टर उसको ट्रिगर कर रहा है. ओके. सो वो हम सब देखेंगे. सो वी गोना स्टार्ट विद द लेफ्ट बॉटम दैट इज़ द ब्लड बोर्न एमेटिक्स. तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ओपियोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्डोपा, ब्रोमोकेप्रिन, कोलिनोमाइमेटिक्स, एपोमार्फिन, एमेथिन दैट इज़ आईपैक. तो वो हो गए सारे ब्लड एमेटिक्स. वो क्या करेगा? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन दैट इज़ द CTZ को एक्टिवेट करेगा. एंड CTZ का फंक्शन क्या है कि इट इंड्यूसेस द वॉमिटिंग सेंटर दैट इज़ द एमेटिक सेंटर. ओके. सो उसको इंड्यूस करेगा. कौन कौन से रिसेप्टर होंगे CTZ में? दैट इज़ 5HT3, D2, मस्करेनिक एंड CB रिसेप्टर्स. ओके. सो ब्लड बॉर्न एमेटिक्स डायरेक्ट तो CTZ को अफेक्ट करेंगे बट इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं. कैसे? तो it induces the 5HT3 receptor in the stomach and small intestine. सो उसकी वजह से क्या होगा? वेगल एंड सिंपैथेटिक एफरेंट्स एक्टिवेट होंगे एंड दैट विल ऑल्सो इंड्यूस द CTZ एंड एमेसिस अकर्स. ओके. एंड जो वेगल एंड सिंपैथेटिक एफरेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे? सॉलिटरी ट्रैक न्यूक्लियस में जो 5HT3, D2, MH1, हिस्टामिनिक, NK1 एंड CB1 रिसेप्टर्स हो गए उनको एक्टिवेट करेंगे इन द CNS सॉलिटरी ट्रैक न्यूक्लियस के जो रिसेप्टर्स हैं उनको, एंड दैट विल ऑल्सो इंड्यूस द एमेटिक सेंटर एंड कॉज वॉमिटिंग. ओके. एंड लोकल इरिटेंट्स भी होंगे. वो क्या करेंगे? दैट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, USO4, रेडिएशन, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन. वो इंड्यूस करेंगे 5HT3 रिसेप्टर इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दैट विल इंड्यूस द वेगल एंड सिंपैथेटिक एफरेंट्स एंड it will induce the CTZ zone and induce the emetic center respectively. ओके. एंड जो फेरिंग्स की गैगिंग होगी या फिर फेरिंग्स की जो भी मतलब गैगिंग का मतलब होता है कि जब गैगिंग रिफ्लेक्स आएगा इट विल एक्टिवेट द ग्लोसोफेरेंजियल एंड ट्राइजेमिनल एफरेंट्स. ओके. सो वो एफरेंट्स क्या करेंगे? सॉलिटरी न्यूक्लियस के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, सॉलिटरी ट्रैक न्यूक्लियस के, एंड दैट विल एक्टिवेट द एमेटिक सेंटर्स. ओके. सो हमने अभी तक क्या क्या देखा? दैट इज ब्लड बॉर्न एमेटिक्स, वो डायरेक्ट CTZ को एक्टिवेट कर रहे थे एंड इट वाज इनडायरेक्टली एक्टिवेटिंग 5HT3. वो 5HT3 क्या कर रहा था? वेगल एंड सिंपैथेटिक एफरेंट्स को एक्टिवेट कर रहा था एंड दैट वाज इन एक्शन activating the CTZ trigger zone and it was acting the emetic center. Okay. Second was the local irritants such as CSO4, viral bacterial infection या फिर local irritants. Okay. So वो stomach and small intestine में act कर रहे थे 5HT3 receptor पे. Then it was वो सेम पाथवे फॉलो होगा. वेगल एंड सिंपैथेटिक एफरेंट्स को वो अफेक्ट करेंगे एंड दैट विल इंड्यूस द CTZ ट्रिगर जोन एंड दैट विल इंड्यूस द CTZ एमेटिक सेंटर. ओके. एंड फेरिंग्स की गैगिंग की वजह से ग्लोसोफेरेंजियल ट्राई एफरेंट्स एक्टिव होंगे और वो सॉलिटरी ट्रैक न्यूक्लियस के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे. दैट इज 5HT3, H1, NK1, CB1 एंड D2 एंड M. वो एक्टिवेट करेंगे
एमेटिक सेंटर को। ओके, सो ये हो गया सब पेरीफेरी पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हो रहा है। फिर वो सब क्रॉस जो एमेटिक सेंटर होगा वो तो सीएनएस में होगा। अब सिंपल सी बात है, सीएनएस में भी हो गया, दैट इज सॉलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस डायरेक्टली विल अफेक्ट द एमेटिक सेंटर्स एंड सेंसरी इनपुट दैट इज पेन स्मेल और साइट में, जैसे जिस इन मोशन सिकनेस में हमको सेंस होगा, एंड दैट विल इंड्यूस द हायर सेंटर्स एंड दैट विल इंड्यूस द एमेटिक सेंटर्स। ओके, एंड हमने कॉजेज में देखा दैट इज डिस्टर्बेंसेज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मिडल ईयर अफेक्शन। सो इनर ईयर मोशन एमाइनोग्लाइकोसाइड सिक्रेट होंगे एंड उसकी वजह से वो क्या करेगा, सेरिबेलम को इंड्यूस करेगा एंड द सेरिबेलम विल इंड्यूस द एमेटिक सेंटर्स। ओके, एंड मेमोरी, फियर, ड्रेड एंड एंटिसिपेशन वो हायर सेंटर्स को एक्टिवेट करेंगे एंड दैट विल इंड्यूस द एमेटिक सेंटर्स। सो वेरियस कॉजेज हो गए, दैट इज़ देखो एक मिडल ईयर का अफेक्शन हो गया, फिर सेंसरी इनपुट हो गया, फिर फियर, एंटिसिपेशन या फिर कोई मेमोरी उसकी वजह से, फिर डायरेक्ट सॉलिटरी अटैक न्यूक्लियस की वजह से, फिर ब्लड बॉर्न एंड एंटीएमेटिक्स, फिर हो गया लोकल इरिटेंट्स की वजह से, फिर ग्लोसोफेरिंग मतलब फेरिंग्स की गैगिंग की वजह से, या फिर स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इरिटेशन हुआ उसकी वजह से, या फिर वेगल सिंपैथेटिक एफरेंट्स की वजह से, एंड डायरेक्ट सीटीज ट्रिगर जोन की वजह से। ओके, सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आई कैन टेल यू कि देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ द एमेसिस, एंड एमेटिक सेंटर क्या करेगा कि इट विल इंड्यूस द एमेसिस दैट इज वॉमिटिंग, एंड हमको फिर बाद में वॉमिटिंग हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। सो बेसिकली आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इससे हमारे क्या बोल सकते हैं कि साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग भी डिसाइड होगी, कहाँ कहाँ कौन सी ड्रग देनी है। सो ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं एमेटिक्स की। ओके, तो एमेटिक्स व्हाट आर द सब्सटेंसेस एमेटिक्स आर, तो दैट आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस द वॉमिटिंग रिक्वायर्ड व्हेन अनडिजायरेबल सब्सटेंस सच एज पॉइजन हैज़ बीन इंजेस्टेड। मतलब एमेटिक्स मतलब वॉमिटिंग हमको कब इंड्यूस करवानी है, ठीक है, जब कोई पॉइजन या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमने ले लिया है, इंटेक कर लिया, तो उसको निकालने के लिए वी नीड द एमेटिक्स। तो एग्जाम्पल आ एपोमॉर्फिन एंड आईपेक्स न्यूमा। ओके, सो एपोमॉर्फिन का क्या है, इंट्रामस्कुलर एंड वी कैन गिव सबक्यूटेनियस दैट इज 6 mg, एंड इपेक्यूनेहा वो होता है दैट इज इट इज़ यूज्ड एज द सिरप आईपैक। ओके, एंड डोज इन्फेंट में 5 ml, चिल्ड्रन में 10 to 15 ml एंड एडल्ट में 15 to 20 ml। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है कि कॉरोसिव पॉइजनिंग में हम नहीं दे सकते। अब कॉरोसिव पॉइजनिंग में हम क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज इट मे फॉर्म द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड दैट मे लीड टू द फर्दर फैटल चेंजेस। ओके, फिर सीएनएस स्टिमुलेंट या फिर ड्रग पॉइजनिंग में नहीं दे सकते हम, फिर मॉर्फिन पॉइजनिंग में नहीं दे सकते, कैरोसिन पॉइजनिंग में एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स में हम नहीं दे सकते। ओके, सो एमेटिक्स में एपोमॉर्फिन एंड आईपैक सिरप आईपैक सिरप हम याद रखेंगे। ओके, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी कॉरोसिव पॉइजनिंग, सीएनएस स्टिमुलेट पॉइजनिंग, कैरोसिन पॉइजनिंग, अनकॉन्शियस पेशेंट्स एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग। ओके, सो ये एमेटिक्स क्लास है। हम एंटी एमेटिक्स पढ़ेंगे जो वॉमिटिंग्स को रुकाएंगे, बट एमेटिक ड्रग्स का भी होना ज़रूरी है, बिकॉज वॉमिटिंग अगर टॉक्सिक सब्सटेंस को हमने ले लिया तो वी यूज़ द एमेटिक ड्रग्स। ओके, सो अब आ जाता है द मेन पार्ट दैट इज़ द साइट ऑफ एक्शन ऑफ द एक्टिंग ड्रग्स। ओके, कहाँ कहाँ एक्ट करेंगे वो ड्रग्स। ओके, सो बेसिकली स्टिमुलस, इनपुट, इंटीग्रेशन एंड आउटपुट। ओके, सो जैसे 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 पूरा ये गाइस ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स गोना टेल अस ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द साइट ऑफ द ड्रग्स। ओके, सो पहले में देखते हैं दैट इज़ पेन, रिपल्सिव साइट्स एंड स्मेल एंड इमोशनल फैक्टर्स। दैट इज़ कोई भी मेमोरी, फियर या एंटिसिपेशन वो क्या करेगा, वो सेंसरी एफरेंट्स एंड सीएनएस पाथवेज में जाएंगे एंड दैट विल इंड्यूस द हायर सेंटर्स। ओके, पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा कि कोई मेमोरी, फियर या फिर एंटिसिपेशन हो वो हायर सेंटर्स को एक्टिवेट करेंगे वाया द सेंसरी एफरेंट्स एंड द सीएनएस पाथवेज। ओके, तो इंटीग्रेशन में हायर सेंटर्स आ गया एंड आउटपुट में क्या होगा, इट विल इंड्यूस द एमेटिक सेंटर्स। तो सिंपल सी बात है, आउटपुट में कॉमन सा रहेगा कि एमेटिक सेंटर को इंड्यूस करके दैट इज ऑल्सो नोन एज द वॉमिटिक सेंटर्स। ओके, सो उसकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस होगी। ओके, ठीक है, तो मतलब बेसिकली सारे पाथवेज उधर पे ही आके होंगे। ओके,
एंड वॉमिटिंग सेंटर्स को डायरेक्ट कैसे रोक सकता है, बिकॉज वो मस्करेनिक रिसेप्टर है, मतलब कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है। ओके, सो वी कैन गिव द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, या फिर बोल सकते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डायरेक्ट वॉमिटिंग सेंटर को ही इनहिबिट करने वाले ड्रग्स। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट क्लास। और फिर सेकंड अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है मोशन सिकनेस का, हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो मोशन सिकनेस की वजह से क्या होगा। ओके, तो वो क्या करेंगे कि लेबायरिंथ, वाया लेबायरिंथ दे विल इंड्यूस द एक्टिवेशन ऑफ द वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, दैट इज H1 and muscarinic ACH receptors, and that will induce the CTZ, that is chemoreceptor trigger zone, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं उसमें, एंड दैट विल इंड्यूस द वॉमिटिंग सेंटर, एंड द वॉमिटिंग सेंटर विल फर्दर सेंड द सिग्नल्स टू द नर्व्स ऑफ सोमेटिंग एंड रिवर्सल रिसेप्टर, एंड दे विल कर द एक्शन, मतलब वो वॉमिटिंग करवाएंगे। ओके, सो हम वेस्टिबुलर न्यूक्लियर के जो भी रिसेप्टर्स है उसको रोक सकते हैं। डेट इज़ द पहला तो मस्करेनिक रिसेप्टर है, तो हम मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देंगे, एंड द सेकंड वन इज़ द H1 रिसेप्टर, या फिर एंटी हिस्टामिनिक्स हम दे सकते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, सो हमने अभी तक दो क्लास पढ़े, दैट इज़ द मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो CTZ पे भी वॉमिटिंग सेंटर पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा था, एंड इट इज़ ऑल्सो नाउ अफेक्टिंग द इनपुट इन द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई इन द मोशन सिकनेस। ओके, दैट इज H1 रिसेप्टर, एंड द अदर वन इज द मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब CTZ को भी कौन इनहिबिट करेगा, दैट इज द डोपामीन एंटागोनिस्ट एंड 5HT3 एंटागोनिस्ट एंड ओप्रीपेटेंट। तो दिस आर द three classes, that is dopamine antagonist, 5HT3 antagonist and opriptant. Okay, so अब next stimulus पे आता है, that is the endogenous या toxic drugs. So endogenous toxic blood via blood direct will induce the CTZ receptor and further to the vomiting center and the visceral रिसेप्टर्स। ओके, सो इधर पे तो ये पाथवे में बस CTZ हमने देख लिया, दैट इज द डोपामिन एंटागोनिस्ट, 5HT3 एंटागोनिस्ट एंड ऑपरेपेटेंट। डोपामिन एंटागोनिस्ट, 5HT3 एंटागोनिस्ट एंड द ऑपरेपेटेंट। ओके, एंड टॉक्सिक ड्रग्स दूसरा पाथवे कौन सा करेंगे, दैट इज द रिलीज ऑफ द एमेटोजेनिक एजेंट्स, दैट इज द 5HT प्रोस्टानॉइड्स एंड फ्री रेडिकल्स, जो फर्दर सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। Okay, so that will also induce the CTZ and vomiting centers, and further vomiting can takes place. And the third pathway is कि वो विसरल एफरेंट्स पे जाएंगे, एंडोजेनिक एजेंट्स है वो, एंड दैट विसरल एफरेंट्स CTZ को इंड्यूस करेंगे। मतलब बेसिकली 3 पाथवेज अराइज हो रहा है, एक तो वाया ब्लड, फिर डायरेक्ट वाया एंडोजेनिक एजेंट्स, दैट या बोल सकते हैं एंडोजेनिक टॉक्सिन सच एज फ्री रेडिकल्स, प्रोस्टानॉइड्स एंड 5HT दैट इज सेरोटोनिन, तो वो इंड्यूस करेंगे CTZ को, एंड फर्दर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कैन टेक प्लेस। एंड इनडायरेक्टली कैसे, दैट इज रिलीज ऑफ एंडोजेनिक एजेंट्स, उसकी वजह से वो विसरल एफरेंट्स एक्टिवेट हुए, एंड विसरल एफरेंट्स वो CTZ पे गए। ओके, एंड CTZ विल फर्दर इंड्यूस द वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। एंड द लास्ट स्टिमुलाई इज स्टिमुलाई फ्रॉम फेरिक्स एंड स्टमक, दैट इज फेरिंग्स गैगिंग की वजह से। तो उससे क्या हो रहा था, विसरल एफरेंट्स, दैट इज़ द ग्लोसोफेरेंजियल एंड ट्राइजेमिनल एफरेंट्स, मैंने पैथोफिजियोलॉजी में अभी आपको बताया, ग्लोसोफेरेंजियल एंड ट्राइजेमिनल एफरेंट्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज द विसरल एफरेंट्स, वो तो डायरेक्ट इंड्यूस करेंगे ही CTZ को, एंड इनडायरेक्टली न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्ट ऑफ द सॉलिटरिंग ट्रैक्ट, वो उसके पास फर्दर जाएंगे विसरल एफरेंट्स, एंड दैट सॉलिटरी ट्रैक्ट विल इंड्यूस द वॉमिटिंग सेंटर, या बोल सकते हैं एमेटिक सेंटर्स। ओके, सो बेसिकली, और इधर पे न्यूक्लियस ट्रैक्ट को इनहिबिट करने के लिए H1 रिसेप्टर एंड बेसिकली मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ओके, बिकॉज ऑल आर द मस्करेनिक रिसेप्टर्स, मतलब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ये, सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ओके, एंड विसरल एफरेंट्स को रोकने वाले 5HT3 एंटागोनिस्ट। ओके, सो गाइज ये आपको पूरा टेबल याद रखना थोड़ा ज़रूरी है, बिकॉज साइट ऑफ एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑल आर डिपेंडेंट इन दिस क्लासिफिकेशन ओनली। सो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। पेन रिपल्सिव में सेंसरी एफरेंट्स से हायर सेंटर्स से वॉमिटिंग, ठीक है। मोशन सिकनेस में लेबायरिन से वेस्टिबुलर न्यूक्लियर से CTZ एंड CTZ से वॉमिटिंग सेंटर्स एंड द रिफ्लेक्स। ओके, नर्व्स टू सोमेटिक एंड विसरल रिसेप्टर्स, फिर इट विल इंड्यूस द वॉमिटिंग। तो उसमें हमने पढ़ा कि हम मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियर में H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंड डायरेक्ट CTZ को जो एक्ट करेंगे दैट इज द डोपामिन एंटागोनिस्ट, 5HT3 एंटागोनिस्ट एंड ऑपरीपेटेंट। ओके,
एंड द थर्ड वन इज़ द एंडोजिनस टॉक्सिन या ड्रग्स, या बोल सकते हैं हम ब्लड बॉर्न एमेटिक्स या फिर लोकल इरिटेंट्स में वो क्या होगा, तो वाया ब्लड डायरेक्ट सीटीजेड को एक्टिवेट करेंगे एंड इट विल इंड्यूस द वॉमिटिंग रिफ्लेक्स एंड रिलीज ऑफ द एंडोजिनस एजेंट्स। वो उससे तीन पाथवे, मतलब बेसिकली दो पाथवे अराइज हो रहे हैं, दैट इज रिलीज ऑफ एंडोजेनिक एजेंट्स डायरेक्टली वी इंड्यूस द सीटीजेड एंड वॉमिटिंग सेंटर, एंड जो वो विसरल एफरेंट्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, एंड द विसरल एफरेंट्स विल activate the CTZ and that will induce the vomiting reflex. Okay, and the last one is the stimuli from the pharynx and stomach, that is basically gagging of pharynx या small intestine या फिर stomach में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, एंड दैट विल इंड्यूस द विसरल एफरेंट्स दैट आर ऑल्सो नोन एज द ग्लोसोफेरेंशियल एंड ट्राइजेमिनल एफरेंट्स. ओके, एंड दैट विल इंड्यूस द nucleus of the solitary tract receptors and that will further induce the वॉमिटिंग सेंटर या बोल सकते हैं एमेटिक सेंटर्स. तो ओके, सो रेड पेन से मैंने पूरे ड्रग्स बता रखे. विसरल रेफरेंस को डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे, दैट इज 5-HT3 एंटागोनिस्ट, फिर न्यूक्लियरी सोलिटरी ट्रैक को H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड द मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. ओके, सो बेसिकली H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड डोपामिन एंटागोनिस्ट. ओके, तो हमने ये चार अभी पढ़े. Okay, so this is all about the site of action of the drugs and the pathways. Okay, so आप पैथोफिजियोलॉजी वाले पाथवे से भी समझ सकते हैं, एंड ये जो डायग्राम बनाया मैंने टेबल से, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द डायग्राम्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आई विल टेक द डिफरेंट क्लास ऑफ द एजेंट्स. सो मैंने जो स्टार करके रखा है वो अलग से नोट शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है. सो वो चार क्लास हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड द फर्दर क्लासिफिकेशन विल बी I'll just classify and leave the examples. Okay, so for the first class is the prokinetic agents, and the examples are metoclopramide, doperamide, asapride, mozapride and togacerod. मैं guys अभी आपको explain नहीं कर रहा, I'm just pronouncing the classification because in other video lectures we'll look at the same. Okay, the second one is the selective 5-HT3 antagonist, that is ondansetron and granisetron, dolasetron and palanositron. Okay, the third classification is the antihistaminics, that is promethazine, dimethylhydrine and diphenhydramine, cyclizine, medicine, cinnarizine, doxylamine. Okay, and muscarinic antagonist में hyoscine and dicyclomine, and hyoscine is also known as the scopolamine. मार्केट में यही नाम से बिकता है वो. The fifth one is the D2 receptor antagonist, that is the neuroleptics, that is haloperidol, chlorpromazine and prochlorperazine. And the sixth one is the cannabinoids, that is dronebilol and nebilol. The adjuvant antiemetics, okay, that is the glucocorticoids and benzodiazepines. तो ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स में डेक्समेथासोन एंड मिथाइल प्रेडनिलोसोन, एंड बेंजोडाइपीज में डायजिपाम एंड लोराजिपाम. एंड न्यूरोकाइनिन, दैट इज द NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में होंगे एप्रिटेंट ओरल एंड फॉर्सप्रिटेंट, दैट इज इंट्रावीनसली. ओके, सो बेसिकली देयर आर 8 क्लासेस, दैट इज वो फर्स्ट 4 है वो हमको याद रखना है, दैट इज द प्रोकाइनेटिक, सिलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट, H1 हिस्टामिनिक्स एंड द मस्करिनिक एंटागोनिस्ट. एंड द other classes are D2 antagonists, cannabinoids, adjuvant antiemetics and neurokinin 1 antagonist. Okay, so I hope आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा. The important things to remember in this video are the pathophysiology of the emetic center, that is the vomiting, and जो input and classification and integration and output आ रहे थे, that are also important to remember. Okay, so I hope आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा. and guys, emetics के example, that is apomorphine and epexin क्यूना, वो दोनों याद रखना है, that is used in the poisoning. Okay, and कब कब नहीं यूज़ करना, that is corrosive poisoning, CNS stimulant poisoning, kerosene poisoning, unconscious patient and morphine poisoning में नहीं यूज़ करेंगे. because क्यों नहीं यूज़ करेंगे, because it will induce the further poisoning. Okay, सो फर्दर पॉइजनिंग इंड्यूस करेंगे, तो उसकी वजह से हम नहीं यूज़ कर सकते उसको. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा. एंड गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट गिव्स अ बिट ऑफ मोटिवेशन टू मी. एंड गाइज, कोई भी नोट्स के लिए तकलीफ़ हो तो मैंने PPT एज वेल एज़ मेरे नोट्स जो भी मुझे अवेलेबल होता है बेस्ट आपके लिए,
दैट इज़ माइंड मैप्स, एंड वो मैं अब आपके लिए शॉर्टली लाऊंगा. ओके, सो गाइज डोंट वरी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू focus in the shorter way and smarter way to explain you. So please do guys support me, and please also subscribe to my telegram channel. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एंड गाइस उधर से आप यू कैन गेट वॉट एवर द मटीरियल यू वांट for the MBBS. Okay, so guys please do like, share and subscribe to my channel, and until then, stay safe, stay cool, stay happy. See you next time. Thank you.